डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है ये आपको एक एग्जांपल से समझना है। अगर हम कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लें, स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है जो बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूबल हो, लेस सोल्यूबल हो, जैसे कि AgCl। ऐसा ही एक सॉल्ट लेड सल्फेट भी होता है। तो इसको लेके हम स्टिर्ड विद वाटर के साथ इसकी स्टीरिंग करें, मतलब उसको डाल के उसको डिसोल्व करने की कोशिश करें, तो क्या होता है ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट गोज इनटू द सॉल्यूशन। तो बहुत कम पार्ट इसका वाटर में डिसोल्व होता है और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट रिमेन अनडिसोल्व्ड। और ज्यादातर तो क्या होता है अनडिसोल्व्ड ही रह जाता है, और जो डिसोल्व होता है बहुत थोड़ा सा वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है आयंस में। तो वहां पर एक इस तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो AgCl के केस में ही हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो AgCl जो सॉलिड ले लेते हैं हम, और उसका कुछ पार्ट जो एक्वस सोल्यूशन में जाएगा, मीन्स कि वो डिसोल्व हो जाएगा, और वही जो है वो क्या होगा आयंस में डिसोशिएट होगा। तो इस तरह से हम इसको Ag पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव जो है एक्वस लिखेंगे। तो ये जो AgCl का जो पार्ट डिसोल्व हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो आगे जा रही है इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। और ये जो आयंस जो हैं अगर थोड़े बहुत ज़्यादा डिसोल्व हो जाए तो वो बैक क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसको उल्टा प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, और ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगी, और जो पार्ट डिसोल्व हो चुका है वो आगे आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में दोबारा लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम AgCl सॉलिड लिखें और ये बीच में से हटा दें, और इसी का आगे जो है Ag पॉजिटिव एक्वस, एक्वस जरूर आपको लिखना है, और Cl नेगेटिव एक्वस। अब यहाँ पर हम जो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको याद है कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है Ag पॉजिटिव एक्वस, और यहाँ पर Cl नेगेटिव भी है एक्वस, इस टाइप से। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट, और ये कंसंट्रेशन जो है ये सॉलिड की कंसंट्रेशन आपको पता है कि कांस्टेंट या 1 ले लेते हैं। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करके इसको दोबारा लिख देंगे कि AgCl जो है सॉलिड इस टाइप से, जो किसके इक्वल हो जाता है Ag पॉजिटिव आयन एक्वस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये सॉलिड की कांस्टेंट होती है, तो ये K और AgCl मिला के हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, और उसको हम KSP से रिप्रेजेंट करेंगे। SP मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको मैंने क्या बताया है कि KSP से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कांस्टेंट है जो किसके इक्वल होगा, जो आयंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व हो चुके हैं उनकी कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है, जिसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए ये वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो इसी से इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस। तो ये आयंस की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही होना चाहिए। तो ये जो KSP है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये मैक्सिमम आयंस कितने उसमें डिसोल्व रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आयंस की कंसंट्रेशन हो जाए, KSP से ज़्यादा उसकी वैल्यू आ जाए दोनों की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट की, तो AgCl सॉलिड बन जाता है, मीन्स कि AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो इस बात को यहाँ से आपको समझना है। सपोज आप किसी रिएक्शन में AgCl सॉलिड जो है बनाना चाहते हैं। AgCl सॉलिड आप कैसे बनाते हैं, ये आपको याद होगा कि NaCl का एक्वस सोल्यूशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन बनाए, यहाँ पर एक्वस लिखना है, तो AgCl सॉलिड बन जाता है, और साइड में NaNO3 तो एक्वस बनता है जो कि वाटर में डिसोल्व रहता है। तो ये जो AgCl के प्रेसिपिटेट तब बनेंगे जब Ag पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आप इतनी डालेंगे कि वो इस KSP से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि KSP तक तो वो वाटर में डिसोल्व रह सकते हैं। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है कि इन आयंस की जो कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है, जिसे आप आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाए तब तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी है, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर इन आयंस की कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है जो सोल्यूशन में आपने डाली है वो KSP से कम हो जाती है, लेस देन हो जाती है, तो फिर प्रेसिपिटेट जो है नहीं बनते हैं। तो ये जो बात है ये अगर आप सॉल्ट एनालिसिस
हाइड्रोलिसिस आगे करते हैं तो उसमें आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तभी प्रेसिपिटेट बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसकी यहाँ डेफिनेशन और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो ये एक ब्रीफ स्टडी होगी, डिटेल के लिए आप बुक को रेफर कर सकते हैं। तो अभी आपको इसको समझना है। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड एंड बेस। तो जैसे आपने एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर जो है न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, तो ये उसका उल्टा ही है। साल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट को Ba से और ये वाटर है HOH समझ लीजिए इसको। तो HA ये एसिड की रिप्रेजेंटेशन है और ये बेस की BOH। वाटर को आप HOH समझ के तो B के साथ OH लगा दें और A के साथ H लगा दें। H आगे लगाना है, OH पीछे लगाना है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सॉल्ट जो है NaCl है, उसमें अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? तो वो आपको याद है कि एसिड तो HCl बनता है और बेस कौन सा होता है? NaOH। तो ये बेस को ऐसे BOH से और एसिड को HA से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये साल्ट है। हालांकि इस साल्ट की पर्टिकुलर की तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, फिर भी ये रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन में तो आपने ये HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस वाटर ये तो पढ़ ही रखा है। तो इसके एग्जाम्पल समझने से पहले आपको ये कुछ बात यहाँ पर नोट करनी है। कोई एग्जांपल ये नोट करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कौन सा एग्जांपल आपको अच्छे से याद है? एक तो ये HCl ही है। इस तरह से H2SO4 HNO3 वगैरह ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड का एग्जाम्पल आपको जो लर्न कर लेना है वो है एसिटिक एसिड। तो ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे वीक एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको NaOH KOH वगैरह पता है। और इस तरह से वीक बेस में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो इनका एसिड और बेस को मिला के कौन सा साल्ट बनेगा? तो साल्ट के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस ले लें, या वीक एसिड के साथ वीक बेस, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से बहुत सारे साल्ट्स बनते हैं और उनकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है ये हम एग्जाम्पल में आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के जो आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे, तो कौन कौन से साल्ट पॉसिबल हैं? एक तो आपको NaCl पता है, ये पॉसिबल है। इस तरह से NaNO3 भी इसका एग्जांपल होता है, Na2SO4 भी एग्जांपल है। इस तरह से KCl KNO3 वगैरह ये सब जो हैं, K2SO4 भी हो जाएगा इसी केस में, आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सभी साल्ट हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हैं। तो आप इनकी रिएक्शन भी लिख के देखना। मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि NaCl में वाटर डालेंगे तो कौन कौन सा एसिड और कौन सा बेस बनेगा? एसिड तो आपको पता है कि HCl और बेस कौन सा रहेगा? NaOH। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो साल्ट है वो NaCl है। इस तरह से ये सभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ही साल्ट हैं। और आपको ये नोट करना है कि साल्ट इस तरह के जो साल्ट होते हैं नॉट हाइड्रोलाइज, इनकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। तो ये रिएक्शन इसी तरह से लिखी गई है और सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल ही रहता है। तो NaCl को अगर वाटर में डालेंगे तो वो एसिड बेस का मिक्सचर नहीं बनता, बल्कि वो क्या बनता है? एक न्यूट्रल सोल्यूशन ही बनता है इस केस में। तो आगे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड ले लीजिए आप, जैसे कि एसिटिक एसिड होता है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH KOH वगैरह। तो उसके साथ कौन कौन से साल्ट पॉसिबल होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो CH3COO ये सोडियम एसीटेट कहलाता है। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, Na2CO3 K2CO3। इस तरह के जो हैं एग्जांपल इसमें पॉसिबल होते हैं। तो ये जो सोडियम एसीटेट है इसकी हाइड्रोलिसिस करके दिखा देते हैं। साल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस आपको बनाना है। तो इसमें CH3CO में जब हम H2O डालेंगे तो क्या क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा और बेस जो है यहाँ से बनेगा NaOH। वाटर का H ये है और OH यहाँ पर है। तो ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है CH3COONA।
क्योंकि ये एसिड तो वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली सोल्यूशन कैसा रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ऐसे जब साल्ट की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा सोल्यूशन बेसिक रहने वाला है। तो ये आपको नोट कर लेना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सच साल्ट गिव अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन्स बेसिक सोल्यूशन। तो ये स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग ही होगा, ये आप समझ गए हैं। आगे थर्ड एग्जांपल देखते हैं, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के कौन कौन से साल्ट बनते हैं वो देख लेते हैं। एक तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है। इस तरह से कुछ एग्जांपल इसमें पॉसिबल हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस में करके दिखा देता हूँ। H2O इसमें डालेंगे तो कौन कौन सा एसिड और कौन सा बेस बनेगा वो देख लेते हैं। इस Cl से तो क्या बन जाएगा, HCl एक एसिड बनेगा, और बेस कौन सा बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो यही यहाँ पर लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए जो सोल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, क्योंकि बेस जो है उसके कंपैरेटिवली वीक है। तो ये आपको नोट करना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सच साल्ट गिव एसिडिक सोल्यूशन। तो इस तरह से ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस को कॉम्बिनेशन करके आप रिएक्शन लिख के देख लीजिए, किसी वीक एसिड को वीक बेस में उसमें ऐड कर दीजिए, कौन सा साल्ट बनता है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये अमोनियम एसीटेट है CH3COONH4। इस तरह से अमोनियम कार्बोनेट भी हो सकता है। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, NH4 ट्वाइस CO3। तो इसमें से इसकी हाइड्रोलिसिस करके दिखा देते हैं। तो ये क्या बनेगा, CH3COONH4। इसमें वाटर जो है, आप रफ में वाटर को HOH लिख कर फिर आप रिएक्शन को ट्राई कर लेना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें एसिड कौन सा बनेगा, H तो इसके साथ लगा दीजिए, OH इसके साथ लगा दीजिए। तो CH3COOH प्लस क्या होगा, NH4OH। तो ये एक वीक एसिड है और ये वीक बेस है, तो सोल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहेगा। इनमें से जो ज़्यादा वीक है, सपोज ये थोड़ा कम वीक है तो सोल्यूशन फिर एसिडिक हो जाता है। अगर ये जो है कम वीक है बेस तो फिर सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वली वीक है तो सोल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह के केस में भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सच साल्ट गिव ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ये आपको नोट कर लेना है। साल्ट हाइड्रोलिसिस में आगे आपको एक टर्म नोट करनी है, ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि कितने साल्ट में जो आपने लिया है उसमें से कितना हाइड्रोलाइज हुआ है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल साल्ट विच इज हाइड्रोलाइज्ड। कितने में से कितना साल्ट की हाइड्रोलिसिस हुई है। तो सपोज आपने जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल साल्ट के लिए हैं तो उसमें से आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल साल्ट के हाइड्रोलाइज हो गए हैं, मीन्स वाटर से रिएक्ट कर गए हैं। तो इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन में आ जाएगा। टोटल ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट टेकन। तो इस तरह से ये डेफिनेशन जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, ये भी आपको करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉमन आयन इफेक्ट होता है, मींस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम ही डिसोशिएट होता है, तो उसकी डिसोशिएशन को और कम हम कर सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट से। तो कैसे करेंगे ये आपको समझना है। तो इसमें क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना है। तो अगर कोई साल्ट जो है इसमें कॉमन आयन ऐड कर देते हैं तो कैसे करेंगे वो तो आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम उस केस में, आयनिक इक्विलिब्रियम जो होगा जो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आता है तो वो कॉमन आयन डालने से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कैसे होगा ये आप एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी डिसोसिएशन को हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट कैसे होगा यही तो आपको समझना है। तो ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट ये कैसे डिसोशिएट होता है, क्योंकि ये कम ही डिसोशिएट होता है। तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में इस तरह से इसकी डिसोसिएशन रहती है और इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी डिसोशिएट हो जाए तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बैक जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। तो इसमें आगे क्या करना है वो देख लीजिए। इफ इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ए कॉमन आयन, इन दोनों में से एक आयन कॉमन होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर देते हैं, सपोज सोडियम एसीटेट ऐड कर देते हैं जो आयनाइज होता है कंप्लीटली एक्वा सोल्यूशन में, कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या है, CH3CONA। तो ये तो आयन्स में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये
CH3CO जो सोडियम एसीटेट है अगर ऊपर वाले सोल्यूशन में ही ऐड कर दिया जाए तो उसमें CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन तो पहले से ही थे, और एक जब हमने दोबारा उसमें CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ऐड कर दिए तो ये जो CH3CO नेगेटिव है ये एक कॉमन आयन हो गया, ये पहले ही था उसमें तो वही हो गया है। तो इसमें क्या हो गया है, इस रिएक्शन 1 में हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है। तो आपको ली चार्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है। तो यही इस केस में होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए एज रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव आयन इन द सोल्यूशन इंक्रीज। तो सोल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, एसीटेट आयन की, CH3CO नेगेटिव की। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम 1 जो यहाँ पे आपको बताया गया था शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें जो है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। मींस की जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पहले से ही वीक था, जो बहुत कम डिसोशिएट होता था, कॉमन आयन आने से उसकी जो है डिसोसिएशन और भी डिक्रीज हो गई है। तो वीक को और भी वीक हम बना सकते हैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में अगर वो एक कॉमन आयन जो है वो सप्लाई करता है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या नोट करना है, दस द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की जो डिसोसिएशन है इज डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो उसकी जो डिसोसिएशन है वो पहले से भी कम हो गई है कॉमन आयन इफेक्ट से। कॉमन आयन इफेक्ट का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिमिलरली द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है जो कि एक वीक बेस है, तो ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है। इसकी डिसोसिएशन भी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम कोई कॉमन आयन वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे अमोनियम क्लोराइड इसमें डालते हैं। तो अभी हम इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी डिसोसिएशन आपको दिखाते हैं, ये कम डिसोशिएट होता है और इसमें इक्विलिब्रियम रहता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड डालें तो अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो वो तो आयन इसमें कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, और अमोनियम आयन जो है यही क्या है हमारे पास कॉमन आयन है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इक्विलिब्रियम 1 में। तो ये इक्विलिब्रियम 1 जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा क्योंकि एक आयन जो है वो कॉमन हो गया है, मींस की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। मींस जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक नेचर का था, जो एक वीक बेस था, कम OH देता था, कॉमन आयन से वो और भी कम OH दे पाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को और भी हम डिक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। तो इन दो एग्जांपल से आप कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो ठीक से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या है और इसके एग्जांपल क्या हैं और इससे क्या होता है वो भी आपको समझना है। तो यहाँ पे आप पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्यूशन whose pH वैल्यू रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। तो जो ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होता है आपको पता है कि अगर उसमें हम थोड़ा एसिड डालें तो pH जो है उसके इसमें डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एसिड की pH जो है वो आपको पता है कि क्या होती है, <7 होती है। अगर आपको किसी सोल्यूशन की pH इंक्रीज करनी है तो उसमें क्या डालना पड़ता है, बेस डालना पड़ता है। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन की pH स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने से चेंज नहीं होती, जितनी है उतनी ही रह जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, टाइप्स या एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो एक तो एसिटिक बफर होता है जिसमें एक वीक एसिड लेते हैं और उसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होता है। तो ये CH3COH एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर रहेगा ये एक एसिटिक बफर का एग्जाम्पल है। तो इसकी pH जितनी है उतनी ही रहती है अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस आप उसमें ऐड करते हैं। तो ये एक बफर सॉल्यूशन है। इस तरह से एक बेसिक बफर होता है जिसमें हम एक वीक बेस लेते हैं और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट रहते हैं। तो ये एक बेसिक बफर का एग्जांपल है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इस तरह से एक न्यूट्रल बफर भी होता है, इसमें वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ये जैसे ये अमोनियम एसीटेट है, तो ये भी एक एग्जांपल है। ये इतने टाइप के जो हैं बफर सॉल्यूशन होते हैं। और बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, वो pH के चेंज को अपोज करता है। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस आप डालने लगते हैं तो pH की चेंज को वो अपोज करता है, मींस की pH को मेंटेन रखता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या है ये भी आप नोट कर लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू अपोज एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू। pH वैल्यू वो चेंज नहीं होने देता इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। तो अगर ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल रहे हैं आप और उसमें pH चेंज नहीं हो रही है तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बफर एक्शन। तो इसका कोई एग्जाम्पल जो है
वो यहाँ पे दिया है जैसे पीएच ऑफ आवर ब्लड, जो ब्लड की पीएच होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7.4 होती है इन स्पाइट ऑफ आवर ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड। तो हम बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, कोई एसिडिक फूड होता है या बेसिक फूड है, तो उससे पीएच कम ज़्यादा नहीं होती, ब्लड की पीएच तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये इस ब्लड जो है हमारी बॉडी में ये एक बफर सोल्यूशन है और वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, तो इसलिए उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बफर एक्शन। तो ये डिटेल में आप बुक से स्टडी कर सकते हैं, ये मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया है। आगे आपको ब्रीफली समझना है कि pKa एंड pKb वैल्यूज़ क्या होती हैं। यहाँ A4 तो एसिड है और B4 बेस है, तो मैं आपको एसिड से समझा रहा हूँ, वैसे ही आप बेस के लिए भी कर सकते हैं। तो एसिड जैसे आप कोई वीक एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COH, जिसमें आप इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वाटर जो है वो ऐड कर देता हूँ, तो ये H पॉजिटिव इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव की जगह मैं उसमें वाटर मिलाकर क्या लिख रहा हूँ, H3O पॉजिटिव। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ये CH3COO नेगेटिव है और H3O पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो है यहाँ पर क्या है, CH3COH है और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर हमने 1 ले लिया, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है एसिड की डिसोसिएशन के लिए, इसको हम Ka से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो Ka की वैल्यू जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव मीन्स H3O पॉजिटिव जो है ज़्यादा होंगे, तो नेचुरली Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो Ka जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है, वीक एसिड के लिए कम होती है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H3O पॉजिटिव देगा, तो ये चीज़ ज़्यादा होने से ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो Ka की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो इसी तरह से आपको pKa वैल्यू भी समझनी है। तो pKa वैल्यू जो होती है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, माइनस लॉग ऑफ Ka। तो माइनस ऊपर ले लें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यानी कि pK वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो Ka वैल्यू तो एसिड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताई है, और pK वैल्यू आपको याद रखना है कि ये एसिड की स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्मॉलर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो ये आपको याद रखना है, pK वैल्यू जो है वो माइनस लॉग ऑफ K है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने H3O आयन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि 10⁻⁻, जो भी है सपोज -3 है, तो pH जो है वो कितनी हो जाती थी, 3 मीन्स की pH जो है उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या था, माइनस लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन। इस तरह से, तो इसी तरह से pK वैल्यू भी जो क्या है वो है माइनस लॉग ऑफ Ka। इस तरह से pKb जो है वो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Kb हो जाएगा। B4 यहाँ बेस हो जाएगा। बेस के लिए आप देखेंगे जैसे ये मैंने एसिड के लिए देखा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि pH प्लस POH जो है उनका सम जो है वो 14 होता है। इसी तरह से अगर आप इस केस में जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो pKa प्लस pKb का सम भी उसी तरह से 14 हो जाएगा, जो कि pKw जो है वाटर के लिए होता है। तो इस टाइप से ये फार्मूला भी आपने लर्न कर लेना है। और pH प्लस POH जो है उनका सम 14 होता है, ये तो आपने पहले से ही लर्न कर रखा है।